नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज बदनाम हो चुके एक बहुत ही खतरनाक बम के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे दुनिया डर्टी बम के नाम से जानती है। लेकिन सबसे पहले देखिए रूस का एक बहुत ही खास पायलट, जिसके बारे में पुतिन लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने उस पायलट को रंगे हाथ पकड़ा है या वो अभी भी कहीं पर छुपा हुआ है? इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में पुतिन का एक सीक्रेट भी है। पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। अगले 30 सेकंड दिल थामकर बैठकर इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। मिसाइल टकराए, पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो एक बार फिर देखिए। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। पायलट का एजेक्शन और फिर कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर आराम से उतर जाता है। जमीन पर पायलट जब पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। विमान पर मिसाइल लगने से लेकर पायलट के जमीन पर उतरने तक ये 10 सेकंड का वीडियो है। इसे एक बार फिर देखिए। पहले विमान से मिसाइल टकराती है, विमान गिरने लगता है और पायलट एजेक्ट करता है। फिर पायलट के हेलमेट वाले कैमरे में गिरता हुआ विमान रिकॉर्ड होता है। पायलट जब जमीन पर आता है तो वो पल भी उसके हेलमेट वाले कैमरे में बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड हुए हैं। जमीन पर पायलट, आगे पायलट ने क्या किया, वो कैसे बचा, पूरी बात बताएंगे। पहले एनिमेशन के जरिए देखिए आखिर हुआ क्या। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था। तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन का एक फौजी अपनी स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को एजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। अब असली वीडियो देखिए। मिसाइल से टकराने से लेकर जमीन पर आने में पायलट को 10 सेकंड का वक्त लगता है। 10 सेकंड में ही विमान का पूरा गेम ओवर हो जाता है। रूस का पायलट जमीन पर गिरते ही झुक जाता है ताकि यूक्रेन की फौज से छुप सके। पायलट जानता है कि आसपास के जंगलों में ही यूक्रेन की फौज तैनात है और वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। फिर रूस का पायलट ऊपर उठकर देखता है कि यूक्रेन की फौज कहां-कहां हो सकती है ताकि वो सुरक्षित जगह जाकर जान बचा सके। देखा जाए तो रूस का फोकस अब भी यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट पर है और वो अब सुखोई 25 की खूबी और इसकी बमबारी वाली टैक्टिक्स को समझ सकते हैं। रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट भी आराम से बन जाता है। देखिए ये विमान कैसे अपने टारगेट पर रॉकेट से हमला कर रहा है। यही वजह है कि नाटो की फौज इसे फ्लाइंग टैंक भी कहती है, लेकिन इस फ्लाइंग टैंक के साथ सुखोई 34 जैसे विमान भी आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मोहर लगा सके। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है।
ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये हैं मैनपैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। स्टिंगर को लेकर रूस के पायलट्स में कितनी दहशत है वो यूरोप के अखबारों और मीडिया की हेडलाइन देखकर समझ सकते हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे रूस के जहाज यूक्रेन को मिले स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और उनके लिए रूस के फाइटर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर यूक्रेन के रेडार से बचने के लिए रूस के फाइटर जेट नीची उड़ान भरते हैं, लेकिन ऐसे में वो स्टिंगर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल ऐसे विमान को गिराने की ताकत है जो 5000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है। यूक्रेन को मिले एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। रूस का सुखोई 25 बॉम्बर नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि नेसम्स मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमू 52 भी इस्तेमाल किए, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। साथ में पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की के बिजली घर भी हैं। В течение суток вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены. फिलहाल पुतिन ईरान के ड्रोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे कीव पर भी लगातार हमलों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। पुतिन ने अभी तक यूक्रेन के पावर स्टेशन पर जो हमले किए हैं उसकी वजह से यूक्रेन के करीब 1200 छोटे बड़े शहरों और गांवों में पूरी तरह ब्लैकआउट वाली हालत में है। 7 अक्टूबर के बाद से यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस ने यूक्रेन के 30 से 40% बिजली सप्लाई वाला सिस्टम तोड़ कर रख दिया है। यूक्रेन की फौज के सामने रूस की सेना खड़ी है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहरों और रिहायशी इलाकों में ज़ेलेंस्की के सामने ठप हो चुकी बिजली को ठीक करने का भी चैलेंज है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कड़ाके की सर्दी आने से पहले अगर बिजली वाला सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी जम जाएगा, क्योंकि उनका जनरेटर भी कब तक चलेगा इस बात का खतरा खुद ज़ेलेंस्की को भी है। ड्रोन और मिसाइल के हमलों से बिजली ठप होने के बाद यूक्रेन के लोगों को कहा गया है कि वो सुबह 7 से 9 बजे तक और फिर शाम को 5 से रात 10 बजे तक बिजली उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській,
області, частково на Хмельницькій землі електрику вже повернули. Рівненщина в більшості відновили. Є позитивні звіти також з інших областей. Але у багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло. पुतिन ने एक बात ज़ेलेंस्की से क्लियर कर दी है, वो ये, चाहे उनको जितना नुकसान उठाना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन का इरादा साफ है कि वो कीव को घुटनों पर लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यूक्रेन की जंग में अचानक एक नया ट्विस्ट अब आ गया है। ये ट्विस्ट है डर्टी बम का। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं कि डर्टी बम बनाया जा रहा है। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि डर्टी बम आखिर क्या चीज है और क्या ये परमाणु बम से भी खतरनाक है। हर किसी के जुबान पर है डर्टी बम। ज़ेलेंस्की के बयान में भी डर्टी बम का जिक्र है। अमेरिका भी कह रहा है डर्टी बम। रूस की सेना के अधिकारी भी डर्टी बम का नाम ले रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता भी डर्टी बम पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री की जुबान पर भी दो शब्द हैं, डर्टी बम। ये डर्टी बम इतना खतरनाक है कि रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका, फ्रांस और तुर्की के रक्षा मंत्री को भी फोन कर दिया। आखिर डर्टी बम से इतना क्यों डरे हुए हैं पुतिन? आखिर डर्टी बम से इतना क्यों परेशान है पुतिन के रक्षा मंत्री? आखिर क्या है ये डर्टी बम? क्या डर्टी बम से जंग पलट जाएगी? आखिर कहां से आया ये डर्टी बम और कौन इस डर्टी बम को फोड़ेगा? आखिर किस पर फटेगा ये डर्टी बम? यूक्रेन की जंग में अचानक डर्टी बम वाला एंगल आ गया है। इस बम पर पूरी दुनिया में बहुत डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आखिर इस डर्टी बम का सच क्या है? एक एक बात हम आपको पूरे विस्तार से समझाने और बताने वाले हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर डर्टी बम की चर्चा ने क्यों दुनिया को परेशान कर दिया है। डर्टी बम एक ऐसा बम है जिसके अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। इस बम में विस्फोट के बाद होने वाले इसके अंदर का यूरेनियम या रेडियोधर्मी पदार्थ हवा में बिखर जाता है। ये घातक रेडियोधर्मी पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। कई एक्सपर्ट्स की माने तो डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। परमाणु बम और डर्टी बम में फर्क बिल्कुल साफ है। परमाणु बम में शुद्ध किया हुआ रेडियोधर्मी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डर्टी बम में इस्तेमाल यूरेनियम को शुद्ध नहीं किया जाता है। डर्टी बम को किसी भी तरह उपयोग किया जा सकता है, जैसे वाहनों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम के लिए मिसाइल, फाइटर जेट या युद्ध पोतों की आवश्यकता होती है।
परमाणु बम में अत्यंत उच्च शक्ति का यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन डर्टी बम अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से भी रेडियोधर्मी पदार्थ हासिल कर बनाया जा सकता है। अगर खतरे और असर के हिसाब से देखा जाए तो डर्टी बम परमाणु बम के मुकाबले कम खतरनाक होता है, लेकिन ये डर्टी बम भी जहां गिरता है वहां रेडियोधर्मी विकिरण का जहर सब कुछ खत्म कर देता है। सबसे पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह दावा किया कि यूक्रेन एक डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने आरोप यूक्रेन पर लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और खुद ही अपने देश में इस्तेमाल कर सकता है ताकि बाद में विक्टिम कार्ड खेल सके। और इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को फोन लगाया और उनसे कहा कि रूस को यूक्रेन के द्वारा लगातार उकसाया जा रहा है और अब डर्टी बम के इस्तेमाल की भी प्लानिंग यूक्रेन कर रहा है। सवाल यह है, रूस जो हमेशा अपनी ताकत पर गर्व करता है, अपने ही दुश्मनों से बात क्यों कर रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों को फोन क्यों लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए घातक हथियार भी दिए हैं? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। पहले देखिए कैसे रूस के रक्षा मंत्री ने जब अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को फोन मिलाए तो कैसे ज़ेलेंस्की गुस्से में भर उठे और बौखला गए। Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок, вона вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого бруду має побачити, що світ це не проковтне. Навіть вже сама російська погроза ядерною зброєю, і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України. ज़ेलेंस्की का कहना बिल्कुल साफ है और वो ये कि पुतिन ने यूक्रेन पर इस्तेमाल करने के लिए डर्टी बम बना लिया है, लेकिन वो दुनिया से ये झूठ बोल रहा है कि यूक्रेन डर्टी बम बनाकर खुद पर ही इस्तेमाल कर लेगा, ताकि जब रूस डर्टी बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर ले तब भी वो भ्रम फैला सके कि डर्टी बम धमाके का काम रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का है। Информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. जरा पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले रूस के रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को फोन किया, फिर ज़ेलेंस्की ने रूस के रक्षा मंत्री पर पलटवार किया और इसके बाद रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की को काउंटर करने के लिए रूस की सेना और पुतिन के प्रवक्ता के बयान भी सामने आ गए। यानी रूस की तरफ से सब कुछ पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा है। तो क्या वाकई में पुतिन ही यूक्रेन पर डर्टी बम का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसका इल्जाम वो यूक्रेन पर ही लगाना चाहते हैं? Имеющаяся информация, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающем этапе. Кроме того, располагаем сведения о контактах Офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологий создания ядерного оружия. रूस के विदेश मंत्री ने तो यह भी दावा किया कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और इसका इस्तेमाल वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ही करने वाला है। सवाल यह है कि क्या डर्टी बम के ड्रामे की पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखवाई है और सबसे पहले यह स्क्रिप्ट रूस की सेना को दी गई, जहां से यूक्रेन पर आरोप लगाए गए और फिर आरोपों को आगे बढ़ाने वाली अगली स्क्रिप्ट रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव की तरफ से भी पढ़ी गई। Недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело верить или не верить.
दरअसल अगर यूक्रेन में डर्टी बम फटता है तो इसका सबसे ज्यादा असर यूक्रेन के लाखों लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि आम नागरिकों को उस इलाके से पलायन करना पड़ सकता है। डर्टी बम से कितने लोग मर सकते हैं, डर्टी बम कितना नुकसान कर सकता है, ये समझने के लिए कई कारणों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर विस्फोट की मात्रा कितनी है। डर्टी बम फटते वक्त मौसम की स्थिति क्या है, हवा के स्पीड कम और ज्यादा होने का असर भी पड़ेगा। डर्टी बम से मौतें कम और बीमारियां ज्यादा होंगी, और इसीलिए डर्टी बम से बचने के लिए यूक्रेन के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। रूस की सेना ने भी डर्टी बम के इस्तेमाल पर यह आरोप ज़ेलेंस्की पर लगाए हैं। Образом, Украина имеет мотив для применения грязной бомбы, а также научный, технический и производственный потенциал для его создания. В результате проведения провокаций с применением грязной бомбы Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста. साल 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल तो हो चुका है, लेकिन अब तक दुनिया में कहीं भी डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि डर्टी बम का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर हुई है। रूस के खिलाफ चेचन्या के विद्रोहियों ने सबसे पहले डर्टी बम के इस्तेमाल की कोशिश की थी। साल 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को के इज़मेलोव पार्क में डायनामाइट लगाया था। इस डायनामाइट में रेडियोधर्मी पदार्थ सीजियम 137 लगाया गया था। सीजियम 137 का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में होता है। एक अस्पताल से सीजियम 137 आतंकियों ने हासिल किया था, लेकिन रूस की सुरक्षा संस्थाओं ने इस बम को ढूंढ निकाला और निष्क्रिय कर दिया। दोबारा साल 1998 में भी चेचन्या की खुफिया सेवा ने एक डर्टी बम तलाशा था। ये डर्टी बम चेचन्या के अंदर एक रेलवे लाइन के पास रखा गया था। चेचन्या की सुरक्षा सेवाओं ने यह बम भी निष्क्रिय कर दिया था। रूस के अंदर रेडियोधर्मी विस्फोट की कोशिश सबसे पहले की गई थी, और इस बार भी रूस से ही डर्टी बम का शोर उठा है। दुनिया में कोई भी रूस की इस चौरे पर यकीन नहीं कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी पुतिन की डर्टी बम वाली थ्योरी खारिज कर दी गई है। We're concerned when we hear this type of patently false disinformation emanating from the Kremlin. We know the Kremlin's track record when it comes to these types of claims. That's what, of course, what is the predicate, what ultimately undergirds our concern. We reject the transparently false allegation that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. यानी अमेरिका ने उल्टा रूस पर ही यह आरोप लगा दिया है कि वो डर्टी बम बनाकर यूक्रेन पर इस्तेमाल की साजिश रच रहा है। इस राजनीति में सबसे ज्यादा डर यूक्रेन के लोगों को लग रहा है, जो जंग के मैदान में मौजूद हैं। और सिर्फ डर्टी बम या एटम बम का डर ही नहीं, कई तरह के हथियारों के डर ने उन्हें परेशान कर रखा है। एक बार फिर पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स की तस्वीर बदलने वाली है। पाकिस्तान में एक बार फिर एक जनरल का निजाम आने वाला है, और जिस शख्स ने इस मास्टर प्लान की बुनियाद रखी है, वही शख्स अपने मास्टर प्लान को अमल में लाने की जमीन भी तैयार कर चुका है। हैरानी तो इस बात की है कि इस मास्टर प्लान को अमेरिका का समर्थन भी हासिल है। सवाल है कि क्या बाजवा ने पाकिस्तान में मुशर्रफ पार्ट 2 वाली पिक्चर तैयार कर ली है? देखिए ओम प्रकाश तिवारी की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दरअसल 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर होने वाले हैं, और मार्च 2023 में पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। यानी पाकिस्तान की सियासत में जो तूफान आने वाला है, वो इन 3 महीनों के अंदर ही आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की राजनीति में जो समीकरण बन रहे हैं, उन्हें देखते हुए ये लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। 2 अक्टूबर 2022 को जनरल बाजवा ने अमेरिका का दौरा किया था। खबर के मुताबिक वो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के निमंत्रण पर अमेरिका गए थे। पाकिस्तान मिलिट्री के सूत्रों के मुताबिक ये उनका एक रूटीन विजिट था, लेकिन उनके इस दौरे का एजेंडा क्या था, ये राज रखा गया था। लेकिन उन्होंने अपने दौरे के दौरान ये ऐलान किया था कि वो अब
अपने कार्यकाल पूरा होने पर बतौर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद छोड़ देंगे। इसके अलावा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जनरल बाजवा ने पेंटागन के अधिकारियों के साथ पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात और फौज की रणनीति पर भी बातचीत की थी। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा का अमेरिकी दौरे का मकसद कुछ और ही था। अपने प्लान के मुताबिक जनरल बाजवा अपने रिटायरमेंट के पहले अपने पसंदीदा लेफ्टिनेंट जनरल को पाकिस्तानी फौज का नया जनरल बनवाना चाहते हैं और उनके इस प्लान के पीछे और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के नाम शामिल हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ बनने की रेस में शामिल आखिर ये चारों हैं कौन। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनमें पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा का। लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा सिंध रेजिमेंट से हैं। वो 2015 से अक्टूबर 2018 तक पाकिस्तानी फौज के डीजीएमओ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा 40th इन्फेंट्री डिवीजन के डिविजनल जेसीओ भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशेर मिर्जा के मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजनेताओं से अच्छे संबंध हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की लिस्ट में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास बलूच रेजिमेंट से हैं। वो पाकिस्तान की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं। इसके साथ वो 10 कोर कमांडर भी रहे हैं। 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जेसीओ रहते हुए उन्होंने भारतीय फौजियों के खिलाफ माछिल और पुंछ सेक्टर में बैट बटालियन के 2 मिशन कराए थे। इसके अलावा उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय सीमा में घुसपैठ भी कराई है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास नवंबर 2013 से नवंबर 2016 तक पूर्व पाकिस्तानी जनरल राहिल शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी तैनात रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो शिया मुस्लिम है और आज तक कोई शिया मुस्लिम पाकिस्तानी फौज का चीफ नहीं बना है। जनरल कमर जावेद बाजवा की लिस्ट में तीसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद रजा का है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद रजा भी बलूच रेजिमेंट से हैं। फिलहाल वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद रजा आईएसआई के डीजी इंटेलिजेंस और एनालिसिस का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद का है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद भी बलूच रेजिमेंट से हैं। फिलहाल वो बहावलपुर कोर कमांडर हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद जून 2019 से अक्टूबर 2021 तक आईएसआई के डीजी का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा ये 16 इन्फेंट्री डिवीजन के जेसीओ के साथ साथ 10 कोर कमांडर भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद के जनरल बाजवा के साथ बेहतरीन संबंध बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में इनका बेहद महत्वपूर्ण रोल रहा है। पाकिस्तान की टीटीपी यानी तहरीक तालिबान से भी इनके काफी अच्छे संबंध हैं। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा नया राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की तर्ज पर पाकिस्तान में शासन करेंगे, यानी वो पाकिस्तान की पूरी लगाम अपने हाथ में रखेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री का पद महज दिखावे का रह जाएगा। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका की ही तर्ज पर पाकिस्तान में प्रेसिडेंट रूल सिस्टम लाना चाहते हैं और बतौर पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो पाकिस्तान के विदेश मामले और पाकिस्तानी फौज को अपने हाथ में रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान ही रह जाएगी। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल बाजवा के इस प्लान को अमेरिका का समर्थन हासिल है। चूंकि अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इमरान राज में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई थी। लिहाजा अमेरिका जनरल बाजवा पर इतना मेहरबान है और अगर जनरल बाजवा अमेरिका की मेहरबानी से पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए तो वो जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर गद्दी नशी होने वाले 5वें जनरल होंगे।